देखिए बेटा, मैं आपके साथ रैट ट्रैप को लेकर चल रहा हूँ। रैट ट्रैप का रिवीजन करते हैं आज। कि रैट ट्रैप जो है सो एक ऐसी स्टोरी है, काफी एंटरटेनिंग है, एज वेल एज फिलोसॉफिकल ऑल्सो। फिलोसॉफिकल स्टोरी भी है रैट ट्रैप, तो एंटरटेनिंग एज वेल एज फिलोसॉफिकल। रैट ट्रैप को अगर हम ये करें तो एंटरटेनिंग एज वेल एज। प्रणाम सर। प्रणाम स्टूडेंट्स, एंटरटेनिंग एज वेल एज फिलोसॉफिकल। अब फिलोसॉफी इसमें क्या है, थोड़ा सा ये समझते हैं। फिलोसॉफी इस सेंस में है कि और ह्यूमन प्रेडिकामेंट, यानी कि मानव का किस तरह से उसकी क्या इमोशनल नीड्स है, उसकी टेम्पटेशन कैसे होती है, वो कैसे किसी चीज के प्रति आकर्षित होता है, टेम्पटेड हो जाता है, लालच उसके अंदर आ जाती है। और ह्यूमन इमोशनल नीड्स का भी बड़ा ही इसमें आपको, देखिए जरूरत नहीं है वर्ड टू वर्ड ही हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगी बात। काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम जब डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो वो पॉइंट्स आप माइंड में रखिए, वो वर्ड्स माइंड में रखिए, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। तो किस चीज का एनालिसिस करता है, नहीं पूरी कहानी को अगर आप देखेंगे गौर से तो एनालाइज करता है, एक एक पॉइंट वो बाहर निकाल के आपको देता है कि मनुष्य की इमोशनल नीड्स क्या क्या है। हर प्रकार की नीड होती है, फिजिकल नीड अलग होती है, हमारी जो शरीर की, वही फिजिकल नीड में हमारी शरीर की, जैसे भूख है, प्यास है, ये सब हमारे शरीर की फिजिकल नीड होती है। लेकिन क्या इसके अलावा भी और चीज है, तो हाँ, इमोशनल नीड्स की जरूरत होती है। पीपल वांट टू लिव, पीपल वांट टू हैव फैमिली, पीपल वांट टू हैव फ्रेंड्स, तो वो उसकी जो कि इमोशनल नीड्स को पूरी करते हो। इसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर, एक अच्छा ह्यूमन बिहेवियर भी मिलना जरूरी होता है। ऑल थ्रू द स्टोरी तो देयर एक ह्यूमर, ह्यूमर को सामने रखा गया है ना, हंसी मजाक का अंदाज भी सामने है, दैट सर्व्स इन, ताकि सिचुएशन जो है सो ज्यादा बोझिल नहीं हो जाए। जरूरत से ज्यादा अगर फिलोसॉफी आ जाएगी तब क्या होगा, हो सकता है पढ़ना आपने है, स्टूडेंट्स ने पढ़ना है, तो स्टूडेंट को ज्यादा अगर फिलोसॉफी समझाने लगा लगा जाएगा तो उस समय में दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से क्या किया गया है, बीच बीच में सटल ह्यूमर, ह्यूमर को भी ऐड किया गया, हंसी मजाक का अंदाज भी ऐड किया गया है, ताकि सीरियसनेस जो है वो कम रहे। और तो इसमें सबसे पहले एक है कि आप देखेंगे एक पुअर वेगा बॉन्ड, एक पुअर वेगा बॉन्ड जो कि रेड ट्रैप सेलर है, रेड ट्रैप बनाता है और उसको वो बना के बेचता है। बैगिंग भी कहिए, बैगिंग मटेरियल, और बनाता किस चीज से है, जो चीजें दूसरों से मांग मांग के, दूसरों से मांगने में क्या है, लोहे की जो चीजें होती है, छड़ वगैरह या तार वगैरह, वो जो होता है वायर वगैरह मांग के, तब वो उससे बनाता है और उसी से अपना उसका बोथ एंड्स मीट, मतलब कि दो वक्त के भोजन का वो जुगाड़ उसी से करता है। रिसोर्ट्स टू बेगिंग, अब बेगिंग से जब बात नहीं बनती है तो कभी कभी स्टीलिंग भी कर लेता है, कुछ चुरा भी लेता है ताकि एडिशनल इनकम हो जाए। अब वेगाबॉन्ड का जो सॉम्बर थॉट होता है, एक शोक में, शोक वाला, उदासी वाला, परेशानी की स्थिति में उसकी एक सोच क्या बन जाती है कि रैट ट्रैप, चूंकि जो जो आदमी जिस चीज के का व्यापार करता है, जिस चीज के इर्द गिर्द सोच, उसकी सोच भी उसी इर्द गिर्द में होने लग जाती है। तो ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट दैट रैट ट्रैप। तो रैट ट्रैप के आसपास सोचने में क्या होता है, वो इस दुनिया को भी एक बड़ा सा रैट ट्रैप सोचने लग जाता है। ये फिलॉसफी उसकी बन जाती है कि ये दुनिया जो है वो भी एक बड़ा सा रैट ट्रैप है, और जितने सारे हमारे आसपास जो कंफर्ट्स हैं, जॉय हैं, खुशियां हैं, वो सभी चीजें एक्चुअली क्या है, ये बेट्स के रूप में है, एक चारे के रूप में। जिस प्रकार से उसको, चूहे को फंसाने के लिए उसमें कुछ कुछ चीजें डाली जाती है, रोटी डाली जाती है, कहीं पर चीज डाल दिया जाता है, कहीं पे पोर्क डाल दिया जाता है, जिससे कि उसकी लालच में वो आते हैं और परिणाम क्या होता है, उसमें वो फंस जाते हैं। तो हमारे आसपास भी जितनी ये चीजें हैं, वो सब चीजें जो कंफर्ट्स की चीजें हैं, जो हमें खुशियां देने वाली चीजें हैं, हमें लगता है आउटवर्डली इट कैन गिव अस जॉय, बाहर से हमें लगेगा कि इसमें बहुत खुशी मिलने वाला है, इस चीज का हम यूज कर लेंगे तो बहुत खुशी मिलने वाला है, लेकिन इट डजंट हैपन ऑलवेज।
एक खुशी पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी खुशी की ओर हमारा ध्यान चला जाता है। हम चाहते हैं कि कुछ और मिले, कुछ और हमारे पास आ जाए, इसके अलावा कुछ हो जाए। तो इस तरह की थॉट उसकी हो जाती है कि जितनी सारी कंफर्ट्स और जॉय जो है हमारे आसपास, वो कुछ नहीं बल्कि बेट्स ऑफ ट्रैप है। ये फंसाने के लिए ये चीजें हैं, अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और ज्यों ही हम उसके पास जाएंगे हम उसमें फंस जाएंगे। आगे बढ़ता है, succumbing to temptation spells end of everything. Vagabond enjoys dwelling on this thought during lonely ploddings. जब अकेले चल रहा होता है तब जाके ये थॉट उसके दिमाग में आता है। इसके बीच में एक जनरस होस्ट उसको मिलता है, सिक्स शेल्टर इन ए स्मॉल ग्रे कॉटेज। रोड साइड में चलते चलते एक जगह पे वो एक कॉटेज मिल जाता है, और उसका कॉटेज ऑनर जो होता है वो भी बेचारा एक ओल्ड मैन होता है, विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन। ना तो उसके भी बच्चे हैं ना पत्नी है। वो उसको अपने घर में रात के लिए आश्रय दे देता है। फीड्स हिम परीज, और जो उससे बन सकता है वो परीज वगैरह उसको खिलाता है। यानी मेहमानबाजी वो बहुत अच्छे से करता है, बहुत काइंडली व्यवहार करता है उसके साथ। द टू स्मोक्स, वो स्मोकिंग भी साथ में करते हैं, टबैको भी साथ में अपना एंजॉय करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। इट मीन्स कि होस्ट जो है, और इसके अलावा और देखिए कन्फाइड कैसे करता है होस्ट जो है, वो अपने गेस्ट में पूरी तरह से आस्था रखता है, पूरी तरह से उसको कन्फाइड करता है, पूरी तरह से उसको उस पर विश्वास करता है। और उसी विश्वास के क्रम में वो क्या करता है, उसको अपना जो कमाया हुआ धन रहता है वो 30 क्रोनर्स रहता है, वो भी उसको दिखा देता है, और उसके सामने ही उसमें वो बैग में रख के टांग देता है वहां पे। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं जनरस होस्ट है वो। अब देखिए, होस्ट अपने बारे में बताता भी है कि वो पहले क्रॉफ्टर का काम करता था। राम्स जो आयरन वर्क्स का क्रॉफ्टर का काम करता है, और वेगाबॉन्ड स्टील्स द मनी। अब सुबह का समय आता है तो गेस्ट होस्ट जो रहता है अपने काम में लग जाता है, और गेस्ट भी, यानी ये भी अपना वहां से निकल लेता है सामने। लेकिन वो निकल तो जरूर जाता है उसके सामने से, ताकि उसको और भी काम रहता है, ये निकलता है, लेकिन ये वापस आ जाता है। गेस्ट जो है वापस आ जाता है, यानी कि वो जो रेड ट्रैप सेलर था वो वापस आ जाता है, और स्मैशेस द विंडो पैन को तोड़ देता है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी बगल में ही वो बैग लटका हुआ है जिसमें 30 क्रोनर रखा हुआ है, और वो 30 क्रोनर मनी जो रहता है उसको चुरा लेता है। ये स्टील्स दैट मनी एंड रन्स अवे फ्रॉम देयर, और वहां से वो भाग जाता है। लेकिन आगे जाकर वो क्या होता है, उसको रास्ता नहीं मिलता है। ही डजंट फाइंड द राइट वे टू कम कम आउट। उस सिचुएशन से बाहर, उस जगह से बाहर निकलने के लिए सही रास्ता नहीं मिलता है, और वो उसी चक्कर में घूमता रह जाता है। शाम हो जाती है, काफी परेशान हो जाता है वो, जंगल में वो भटकने लग जाता है। तब उसको एक बार फिर ध्यान आता है, लैंड्स वेयर एज द फॉरेस्ट बिग, फॉरेस्ट काफी बड़ा होता है, कंफ्यूजिंग सा फॉरेस्ट भी था, डेड टायर्ड, बुरी तरह से थक हार जाता है। और तब रियलाइज करता है वो कि ये जो पैसा था ना, ये पैसा 30 क्रोनर एक्टेड एज, वो बेट के रूप में काम किया, चारे के रूप में काम किया, BAIT बेट, चारे के रूप में काम किया, और अब वो फंस चुका है, फंसा दिया उसको। तब आशा की क्या किरण नजर आती है, अ होप इन द डार्कनेस, कि वेगाबॉन्ड डिजेक्टेड एंड एप्रीहेंसिव, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो अचानक उसको सिंक्स टू द ग्राउंड इन डिस्पेयर, वहीं पर जमीन पर बैठ जाता है, निराशा के बादल से घिरा हुआ। अचानक उसको कोई हैमर के थंपिंग की आवाज सुनाई पड़ती है, जो जैसे लोहे पर चोट की जाती हो, इस तरह का। रियलाइजेस दैट एन आयरन मिल इज समवेयर नियर बाय, तब उसको लगता है आसपास में कहीं पर आयरन मिल है। अब वो आयरन मिल पता चलता है, गेट्स अनदर लीज ऑफ लाइफ, तो लगता है कि एक दूसरा उसको मौका मिला है जैसे जीवन जीने का। गैदर्स हिज स्ट्रेंथ, अपनी सारी शक्ति समेटता है, वॉक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द, और उसी साउंड के डायरेक्शन में वो चल देता है जिधर से साउंड आ रही होती है,
अंदाजा लगा के उधर चला जाता है और इस प्रकार से वो राम्सजो आयरन वर्क्स में पहुंच जाता है। ठीक है, वर्क्स इन फुल स्विंग, देखता है काम पूरी तरह से वहां चल रहा था। एवरीबडी वाज बिजी इन डूइंग हिज ऑन वर्क, सब कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता है, सब अपने अपने काम में मस्त थे, सब अपने काम में लगे हुए थे। नॉइजी प्लेस था, काफी शोर शराबा हो रहा था वहां पे, और उसी का फायदा उठाकर वो क्या करता है, गेट को खोलता है और फोर्ज में, यानी कि जहां पर भट्टी रहती है, जहां पे लोहे को पिघलाया जाता है, उसके पास वो पहुंच जाता है, भट्टी के पास पहुंच जाता है। और जब नजर पड़ जाती है तो सिक्स परमिशन फ्रॉम द मास्टर ब्लैक स्मिथ टू स्टे, फिर वो मास्टर ब्लैक स्मिथ से ये आज्ञा मांगता है कि वो वहां पर ओवरनाइट उसको स्टे करने के लिए रहने दिया जाए। परमिशन वाज ग्रांटेड, परमिशन मिल जाती है उसको रहने के लिए। एंड लेकिन परमिशन कोल्डली, ही रिसीव्स द परमिशन कोल्डली, यानी कि उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी, बिकॉज ही डिडंट वांट टू एंटरटेन हिम। वो आदमी को एंटरटेन नहीं करना चाहता था उसको, इसलिए कहता है ठीक है जाओ वहीं पे लेट जाओ कहीं पर, और वो फर्नेस के काफी क्लोज जो है सो जाके वहां लेट जाता है इन ऑर्डर टू वार्म। और इस सब के पीछे रीजन था कि ही वांटेड टू वार्म हिमसेल्फ। अब आयरन मास्टर आता है, नाइट विजिट में आता है आयरन मास्टर, जो ऑनर है उस मिल का, अपनी क्वालिटी चेक करने के लिए वो आता रहता है। तो वही क्वालिटी चेक करने के लिए जब वो आया होता है तो मेक्स एट इवन नाइटली राउंड्स इंस्पेक्शन के लिए रहता है। तो प्रेजेंस ऑफ द वेगाबॉन्ड, उस वेगाबॉन्ड को जब वो देखता है तो ही मिस्टूक हिम एज कैप्टन निल्स ओलोफ, एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। तो उसको वो निल्स ओलोफ समझ लेता है, अपना पुराना दोस्त, कि हो सकता है वो भी उस रेजिमेंट में दोनों ने साथ काम किया था, तो उसको वो उस रूप में पहचानता है। Hoping to get some money from the Iron Master, the Vagabond doesn't deny his identity. कुछ बोलता नहीं है वेगाबॉन्ड, मना भी नहीं करता है, डिनाई नहीं करता है। ये सोचता है कि क्या पता कुछ पैसे का फायदा हो जाए, कुछ वो दया करके कुछ पैसे उसे दे देगा, इसलिए वो डिनाई नहीं करता है अपनी आइडेंटिटी को। आयरन मास्टर इनवाइट्स हिम टू, लेकिन आयरन मास्टर की इच्छा कुछ और थी। वो उसको अपने घर ले जाना चाहता था, क्योंकि वो उसको वो दोस्त के रूप में समझता है, या वांटेड टू हेल्प हिम फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, और वो उसको अपने हृदय की गहराई से मदद करना चाहता है, दोस्त समझ के उसको, अपना दोस्त, वो निल्स ओलोफ की मदद करना चाहता है। तो उसको घर बुलाता है, बट ट्रैम्प डिक्लाइंस, लेकिन ट्रैम्प को अपनी जो उसकी रियल आइडेंटिटी थी वो तो पता था उसको, तो इसलिए वो डिनाई करता है, वो अलार्म हो जाता है, सशंकित हो जाता है, ड्यू टू फियर ऑफ डिटेक्शन ऑफ 30 क्रोनर। कहीं ये 30 क्रोनर का पता चल गया तब वो कहीं का नहीं रहेगा, और रियल आइडेंटिटी भी अगर उसकी पहचान में आ जाती है तो द वेहेमेंटली रिफ्यूजेस टू गो अप टू द, तो मैनर हाउस जाने से साफ इनकार कर देता है, वो मना कर देता है। आयरन मास्टर ये सोचता है कि शायद कैप्टन एम्बेरेस्ड ऑफ हिज रैग्ड क्लॉथ, शायद उसके कपड़े गंदे हैं, कपड़े अच्छे नहीं हैं, इस वजह से क्या उसको शायद बुरा लग रहा होगा हमारे घर आने में। उस समय तो वो छोड़ देता है, लेकिन बट ही assures with only his oldest daughter around it won't be embarrassing, और जाके अपनी बेटी एडला विलमेंसन उसको भेजता है। और जब वो बेटी आती है, इनवाइट्स द ट्रैम्प टू गिव कंपनी फॉर क्रिसमस, उसको वो आके मनाती है, क्रिसमस का समय है, आप आओ हमारे साथ एंजॉय करो। फाइनली गिव्स अप ड्यू टू द ट्रैम्प्स रिपीटेड रिफ्यूजल्स एंड गोज अवे। वो तो चला जाता है, लेकिन एडला के आने पर इनकार नहीं कर पाता है। शी वॉज वेरी मॉडेस्ट एंड शाई, इवन नॉट सो प्रिटी, ज्यादा सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज मॉडेस्ट और शाई थी, फुल ऑफ ह्यूमन क्वालिटी, मानवता से भरी हुई। तो एज ही अप्रोचेज हिम द ट्रैम्प गेट्स अप अलार्म्ड एंड क्वाइट फ्राइटेंड। फर्स्ट देखकर उसको डर जाता है कि अब ये कौन आ गई। लेकिन जब वो इनविटेशन सुनता है कि क्रिसमस के लिए बुलाया जा रहा है, तो रेड टेप पैडलर चेंजेस हिज माइंड, वो अपना दिमाग बदल लेता है, अपनी सोच बदल लेता है, एंड गिव्स हिज कंसेंट, अपने कंसेंट दे देता है उसको आने के लिए, हाँ कर देता है। कवर्स हिमसेल्फ विद फर कोट कैरीड बाय द लेडीज वैलेट, और इस तरह से
टच्ड बाय द गर्ल्स वार्मथ, फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड। अब एडला में आप क्या क्या देखेंगे, एक तो इमोशन की वार्मथ देखने को मिलेगी, शी इज फुल ऑफ वार्म इमोशन, फ्रेंडली बिहेवियर, बिहेवियर उसकी बहुत फ्रेंडली है, और सिंपैथेटिक एटीट्यूड, सिंपैथेटिक एटीट्यूड। ये जो तीन चीज नजर आता है, क्या क्या, इमोशन की वार्मनेस, फ्रेंडली एटीट्यूड, फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड। फ्रेंडली बिहेवियर कह सकते हैं तो सिंपैथेटिक एटीट्यूड कह लीजिए। ऑन द वे टू द मैनर हाउस हिज कंसेंस पिक्ड हिम अबाउट, लेकिन बार बार उसको वो स्टॉलन मनी की जो कंसेंस है बार बार उसको परेशान करती है, बार बार अंदर से वो ये फील करता है कि कहीं ये जो चोरी किया हुआ पैसा है वो उसको कहीं एक्सपोज ना कर दे, और वो एक्सपोज हो जाएगा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फील्स हिमसेल्फ, और बार बार वही महसूस करता है, अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करता है, उस जाल में फंसा हुआ महसूस करता है, और नेवर टू बी रिलीज्ड, उसको लगता है पता नहीं इससे हम कभी रिलीज हो भी पाएंगे। अब आयरन मास्टर का प्लान क्या था, देखिए कि द आयरन मास्टर डिसाइड्स टू गेट सम फ्लैश ऑन हिज फ्रेंड्स थिन एंड वीक बॉडी। वो प्लानिंग करता है कि चलो इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, थोड़ा इसका सेहत बन जाए, बढ़िया सा हो जाए ये, और कुछ उसको मदद करेगा। प्लान्स टू गेट हिम टू डू समथिंग बेटर देन, कि ये जो रेड ट्रैप सेलिंग कर रहा है इससे कुछ अलग हटकर कुछ इसके लिए कुछ अच्छा सा सोचा जाएगा। एज अ फ्रेंड ही वाज थिंकिंग समथिंग गुड फॉर हिज ओन फ्रेंड, इस सेंस में देखिए तो। हिज डॉटर एक्सप्रेसेस सरप्राइज एट द कैप्टन्स वर्सेनिंग फॉर्चून, लेकिन उसको लगता है, एडला कहीं ना कहीं समझती है कि इतना बुरा किसी के साथ कैसे हो सकता है, इतना किसी का दुर्भाग्य कैसे हो सकता है। adds that he showed no sign of education। दूसरी बात ये कि उसके अंदर कोई ऐसा मैनर नहीं दिखता है जिससे ये पता चले कि वो कहीं से पढ़ा लिखा भी होगा, क्योंकि कैप्टन ऐसे ही तो बन नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा होगा तभी बन सकता है। तो इस आदमी में, इस ट्रैम्प में उसको कोई चीज ऐसी चीज नजर नहीं आती है जिससे कि ये साबित हो कि ये थोड़ा पढ़ा लिखा भी हो। तो जब ऐसा साइन नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी शी डजंट स्पीक एनीथिंग दैट टाइम। Iron Master's hopes about the captain, sure of his getting over tramp manners on getting groomed, asks his daughter to have patience, expects to find world of difference in the guest's appearance on getting clean। जब उसको सुबह में, दूसरे दिन सुबह में जब उसको उसको अच्छा मतलब कराया जाता है, उसकी सेविंग वगैरह कराई जाती है, उसको अच्छे कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं, और जैसे ही द पर्सन कम्स बिफोर द आयरन मास्टर, जैसे ही वो आयरन मास्टर के सामने आता है तो आयरन मास्टर गेट्स सॉफ्ट, वो सॉफ्ट रह जाता है देखकर कि ये मैं किसको ले आया, ये मैं किसको एंटरटेन कर रहा था। तो द गेस्ट इज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर बाथ, सेव एंड चेंज ऑफ क्लॉथ, presented before the iron master in broad daylight। However, the well groomed guest bears no resemblance to the old regimental comrade। उसमें उसको अपने पुराने दोस्त की कोई छाप नजर नहीं आती है। आयरन मास्टर नॉट प्लीज्ड डिमांड्स एक्सप्लेनेशन, और वो उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है कि क्यों तुमने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई, क्यों नहीं तुमने कहा, क्यों नहीं पहले कहा। द गेस्ट डिफेंडेड हिमसेल्फ सेइंग ही मेड नो प्रिटेंस अबाउट बीइंग अ कैप्टन, और वो रेड ट्रैप सेलर बार बार कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा था, मैंने तो हामी नहीं भरी थी कि मैं कोई कैप्टन हूं या ये वो, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं कहा था, मैं तो सिंपल सा एक रेड ट्रैप सेलर हूं, ऐसा ही मैंने दिखाया, ऐसा ही मैंने तो कुछ बोला नहीं। और रिमाइंड्स दैट ही प्लीज्ड टू बी अलाउड टू स्टे, बस उसको, वो तो इसलिए वहां पर गया था कि वो उस फोर्ज की जो आग होती है, भट्टी की आग में, वो थोड़ा सा उसके सामने रहकर थोड़ी गर्मी ले सके, बस इसलिए वो गया था। ऑफर्स टू चेंज इनटू हिज ओन रैग्स एंड लीव, और वो कहा कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, फिर से मैं वो पुराने कपड़े वगैरह दे दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आयरन मास्टर इतना डिस्प्लीज्ड होता है, इतना नाराज होता है, तो इनडायरेक्टली शोज हिज इंटेंशन ऑफ टेकिंग द मैटर टू द शेरिफ। शेरिफ वहां के उस समय में यूरोपियन कस्टम में ये कानून के देखभाल करने वाले होते थे, शहर के शेरिफ होते थे, उनको शिकायत की जाती थी, तो वो चाहता है कि मैं उसको शिकायत करूंगा और तुम्हें कानून के इसमें लाऊंगा। द ट्रैम्प गिव्स अ पीस ऑफ हिज माइंड,
तो इस तरह से अब ट्रैम्प का क्या स्थिति है देखिए कि द ट्रैम्प फ्लेयर्स अप, वो भी गुस्से में आ जाता है, हिट्स द टेबल, गुस्से से अपनी मुट्ठी टेबल पर पटक के क्लैरिफाई करता है द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, ऑल ऑफर्स बेयर रिजेम्बलेंस टू बेट यूज्ड टू ट्रैप, ही डिड नॉट फियर बीइंग लॉक्ड अप बाय द शेरिफ। वो साफ कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर शेरिफ मुझे ले जाता है, कानून के हवाले आप कर देते हैं, कोई बात नहीं, मैं कानून के हवाले हो जाऊंगा, कानून के पास चला जाऊंगा, लेकिन कोई डर नहीं लगता है उसको। बट इंसिस्टेड दैट आयरन मास्टर टू वाजंट इनफैलिबल, लेकिन वो ये भी कहता है कि सारा का सारा दोष मेरा नहीं है, वो साफ कहता है इसमें सारा का सारा दोष मेरा नहीं है, मैं कोई नहीं अपना मन से यहां पर आया हूं। He too might be allured and trapped someday, और बताया कि आप भी किसी दिन फंसोगे ऐसे उसमें। Iron Master, convinced by the argument, drops the idea of contacting the sheriff, asks him to leave immediately। फिर बाद में शेरिफ 12 जो था वो छोड़ देता है और कहता है ठीक है तुम जाओ यहां से, उसको जाने के लिए कहता है। बट एट दिस जंक्चर ऑफ स्टोरी, लेकिन कहानी के इस पॉइंट पे आकर, इस जंक्चर पे आकर एडला का जो रोल है दैट इज प्रेज वर्दी, दैट इज फुल ऑफ ह्यूमन इमोशन, दैट इज फुल ऑफ ह्यूमैनिटी। शी विशेस द ट्रैम्प टू स्टे बैक, वो चाहती है कि नहीं ट्रैम्प रुके, वो आदमी रुके। फील्स दैट टर्निंग हिम आउट आफ्टर प्रॉमिसिंग क्रिसमस चीयर वुड बी अनफेयर। क्रिसमस का समय है, क्रिसमस में आपको पता होगा कि क्रिसमस में ये क्रिश्चियन लोग जो होते हैं काफी दान पुण्य भी करते हैं जो जिस लायक हैं, तो कहते हैं कि मेरे घर कोई आया हुआ व्यक्ति है उसको मैं ऐसे भगा दूं, दैट इज नॉट फेयर, दैट इज कंप्लीटली अनफेयर, ये अच्छी बात नहीं होगी। शी फील्स सॉरी फॉर हिज रेच वांटेड एंड वेलकम्ड बाय नन, वो कहती है इसका है कौन, वो समझती है इसका दुनिया में कोई नहीं है और हमारे दरवाजे पर आया है, चाहे जैसे भी लाया गया हो, हम इसको चाहते हैं कि अब क्रिसमस जो है सो हम लोगों के साथ बिता के जाए। प्लीड्स दैट फॉर वंस ही डिजर्व्स अ काइंडर ट्रीटमेंट, इसके साथ दयालुता का व्यवहार किया जाना चाहिए। अपने फादर को वो मनाने के लिए पूरा प्रयास करती है और अल्टीमेटली फादर गिव्स इन, फादर जो है सो मान जाते हैं। मैन ब्रॉट टू द टेबल एंड फेड, उसको खिलाया पिलाया जाता है। He wonders about एडला's मोटिव, लेकिन कहीं ना कहीं एडला के मोटिव को, एडला का जो विचार था उससे वो काफी प्रभावित होने लग जाता है। खूब सोता है, जम के सोता है, अपना खाता है। क्रिसमस फेयर, द स्ट्रेंजर स्लीप्स द होल आफ्टरनून, पूरे दोपहर सोया रहता है। वेक्स अप फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस डेलिकेसीज के लिए फिर एक बार जगता है, एंजॉय करता है। गोज ऑफ टू स्लीप अगेन, फिर सो जाता है, मानो सोता था खाता था, बस यही काम था, मजे ले रहा था। Seems as though he had not slept in such peace, लेकिन इसका भी एक वैल्यू है इसका, इसके सोने का, कि देखिए सोना जो है पीस में वो सो रहा था, सेफ्टी, इतना पीस और सेफ्टी में शायद लगता था जैसे बरसों से नहीं सोया हो, इतनी पीस और सेफ्टी का वो को एंजॉय कर रहा था। पार्टिसिपेट्स इन लाइटिंग द, और फिर क्रिसमस ट्रीज के लाइटिंग में पार्टिसिपेट करता है। लेटर क्रिसमस फेस्ट, उसके बाद क्रिसमस फेस्ट और परीज, ये सब उनका क्रिसमस के वक्त मनाया जाने वाला कुछ स्पेशल उनका ओकेजन होता है, और वो सब चीज में साथ देता है, वो सब चीज में उनके साथ एंजॉय करता है। आफ्टर द क्रिसमस डिनर, फिर क्रिसमस का डिनर होता है समाप्त। द ट्रैम्प थैंक्स एंड विशेस गुड नाइट टू एवरीवन, सबको गुड नाइट कहता है जो प्रेजेंट रहते हैं। द गर्ल टेल्स हिम टू कीप हिज फादर्स सूट एज अ क्रिसमस गिफ्ट, और वो फादर का सूट जो उसको दिया रहता है वो कहते हैं कि क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में आप अपने पास रख लो। एक्सटेंड्स इनविटेशन फॉर द क्रिसमस, और यही नहीं, वो अगले साल के लिए भी कहती है कि इफ यू लाइक यू कैन कम एंड एंजॉय क्रिसमस विद देम, कि तुम चाहो तो अगले साल भी आकर क्रिसमस एंजॉय कर सकते हो उन लोगों के साथ। और द ट्रैम्प फील्स अमेज्ड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों से वो काफी प्रभावित होता है। अब मॉर्निंग का है, मॉर्निंग आफ्टर क्रिसमस, जो मॉर्निंग का समय है, तो लिविंग बिहाइंड द स्लीपिंग गेस,
फादर एंड डॉटर गो ऑफ टू द चर्च, चले जाते हैं सुबह में, उसको वहीं छोड़ देते हैं, वो घर पे ही सोया रहता है। आफ्टर द सर्विस रिटर्न होम हैविंग हर्ड फ्रॉम द, लेकिन चर्च में जब जाते हैं मॉर्निंग प्रेयर में, तब पता चलता है उनको वो 30 क्रोनर वाली बात पता चल जाती है। वो 30 क्रोनर वाली बात जो है सो किसी तरह से घूमते घूमते वो उन लोगों के कान में वहां पर पहुंच जाती है। तब कहीं जाके एडला को लगता है कि कहीं ये आदमी वही तो नहीं है। द गर्ल फील्स वेरी डिजेक्टेड, और बड़ा बुरा बुरा लगता है उसको कि पता नहीं जो कुछ भी किया ये। फादर अलग से अनहैप्पी थी अबाउट लेटिंग द ट्रैम्प इनटू द हाउस, कि ये ट्रैम्प ही है जो वो घर में पहुंच गया है। फियर्स दैट द ट्रैम्प मस्ट हैव डिसअपीयर्ड विद देयर, और उनको लगता है कि घर के अंदर है, पता नहीं क्या क्या लेके भाग गया होगा, क्या क्या लेके चला गया होगा, क्या क्या चोरी कर लिया होगा। इज इन्फॉर्म्ड बाय द वैलेट दैट द, और फियर्स दैट द ट्रैम्प मस्ट, तो ये सारा चीज। लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं तो जो नौकर चाकर होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं कि स्ट्रेंजर जो है बिना कुछ लिए गया है वहां से, एम्प्टी हैंडेड गया है, कुछ लेकर नहीं गया है। एंड हैज लेफ्ट बिहाइंड अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर एडला, और एडला के लिए क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ गया है। तो ये इसका जब देखती है वो एडला, एडला ओपन्स द प्रेजेंट, एडला खोलती है उस प्रेजेंट को, देखती है बड़ा ही इल पैक्ड था, कोई अच्छे ढंग से पैकिंग तो किया नहीं होगा उसने, जो घर में मिला होगा कागज वागज उसी से कर दिया होगा पैक। तो दैट वाज इल पैक सिचुएशन में था। और खोल कर देखते हो तो इनसाइड इट सी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, एक छोटा सा रैट ट्रैप रहता है। उसके अंदर 3 10 क्रोनर नोट्स होते हैं, वही 3 10 क्रोनर्स नोट हैं जो उसने उस क्रोनर उस आदमी के घर से जो चुराया होता है, वही वाला होता है नोट। द गेस्ट विशेस हर टू रिटर्न द मनी टू द ऑनर, और वो ये भी उसमें लेटर में लिखा रहता है कि इसे वापस कर दिया जाए, उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाए जो इसका रियल ऑनर है, जो रियल इसका मालिक है, उसको वापस कर दिया जाए। और द ट्रैम्प एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड फॉर बीइंग ट्रीटेड एज अ कैप्टन, और अपनी वो कृतज्ञता जाहिर करता है एडला के प्रति कि उसको जो समझा गया, ये समझा गया कि वो एक कैप्टन है, कैप्टन के रूप में जो उसको सम्मान मिला उसके लिए वो अनुग्रहित फील करता है। रेसिप्रोकेट्स जेस्चर इन अ डिग्निफाइड कैप्टन लाइक मैनर, और कैप्टन की तरह वो फील कराता है कि हम ये सारा चीज है। और अंत में उस लेटर में वो साइन भी करता है एज कैप्टन वॉन स्टेल। इसका एक अपना महत्व है कि देखिए उसका कैरेक्टर जो है, अब वो वेगाबॉन्ड से, रैट ट्रैप सेलर से, उसका कैरेक्टर जो है सो अब वो चेंज हो चुका है। ही हैज अचीव्ड दैट पोजीशन, वो जो ह्यूमैनिटी के रूप में जो उसका पोजीशन है वो एज कैप्टन वो अचीव कर चुका है, वो अचीव कर चुका है। तो इसलिए वो साइन करता है उस नाम से। द गर्ल्स रेजिंग हिम टू अ कैप्टन ट्रांसफॉर्म्स हिम फॉर द बेटर एंड गिव्स हिम पावर टू क्लियर हिज कंसेंस, और ये लड़की यानी एडला का प्रभाव था, एडला का एफर्ट था, जिस एफर्ट्स की वजह से वो उस हाइट तक पहुंच पाता है, वो ह्यूमैनिटी के उस हाइट तक पहुंच जाता है, और अपने कंसेंस को वो क्लियर कर पाता है। नहीं तो उस आत्मा पर जो है उसकी बोझ हमेशा रहती, उस चोरी किए हुए, क्या पता उतने उस चोरी से उसका फाइनल कुछ तो होने वाला नहीं था, क्या पता उसके बाद और कोई वो क्राइम करता, एक क्राइम के बाद दूसरा क्राइम करता, उसके बाद तीसरा क्राइम करता, हो सकता है वो बड़ा क्रिमिनल बन जाता। तो लेकिन कहीं ना कहीं उसके कंसेंस को, उसकी आत्मा को झकझोरने वाली जो बात होती है वो होती है किसके एफर्ट से, तो एडला के एफर्ट से। इस सेंस में आप देखें तो एडला एक बहुत ही ह्यूमन बिहेवियर जो है सो अपनाई है, उसको ट्रांसफॉर्म करने में एडला का बहुत बड़ा योगदान है। और जहां तक थीम की बात है तो द स्टोरी एक मटेरियल बेनिफिट वाली जो थीम है कि द स्टोरी डील्स विद द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू, कि अक्सर जब हम जरूरत से ज्यादा
लोभी हो जाते हैं किसी चीज के प्रति, तो हम निश्चित रूप से अपना जो आत्मिक पोजीशन होता है उससे हम कहीं ना कहीं गिरते हैं। इट ऑल्सो dwells ऑन द ह्यूमन टेंडेंसी टू रिडीम वन सेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्ट वेज। और एक तरह से ये हमें शिक्षा भी देता है कि हम डिसऑनेस्ट वेज से अलग रहें। कितना अलग रहेंगे, जितना अलग रहेंगे उतना ज्यादा हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। तो brings home the idea that the latent spark of human goodness is inherent। जो ह्यूमैनिटी की जो चिंगारी है वो कहिए छुपी होती है, ईच वन ऑफ अस, वो हम सब में होती है। इट कैन बी स्टर्ड इन टू लाइफ थ्रू लव, और लव और अंडरस्टैंडिंग। देखिए ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं उस रैट ट्रैप सेलर में भी था, लेकिन जरूरत थी एक ऐसे व्यक्ति की जो आके उसको उस स्पार्क को बाहर निकालता। और वो उसके अंदर की जो छुपी हुई ह्यूमैनिटी थी, लेटेंट ह्यूमैनिटी जो थी, उसको बाहर निकालने का, लेटेंट गुडनेस को बाहर निकालने का काम यहाँ पर कौन करती है? तो वो एडला करती है। एडला की वजह से वो उसके अंदर की वो ह्यूमैनिटी निकल। नन ऑफ अस इज infallible and none should think twice before sitting in judgment that condemning and criticizing the sinner। देखिए किसी को बुरा कह देना, किसी के को पापी कह देना, किसी के बुराई को, किसी के अंदर की बुराई को देखें तो उस पर कमेंट कर देना, ये बड़ा आसान होता है। इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज अदर्स, लेकिन ईच वन ऑफ अस कैन सकम टू, लेकिन हम सबको एक चीज समझना है कि वी ऑल कैन इजिली सकम टू टेम्पटेशन। हम सब उस टेम्पटेशन के शिकार हो सकते हैं इन आवर वीक। क्योंकि वो कब होता है? दैट हैपेंस इन द वीक मोमेंट्स। वो हमारे आपके जीवन में जब कोई ये वीक मोमेंट आता है, कमजोर सा क्षण आता है, व्हेन वी कांट, हमारा जो जजमेंट होता है गोज आउट ऑफ वे। वो हमारा जजमेंट जो है, हमारी जजमेंट करने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है और हमारा जजमेंट गलत हो जाता है। तो वही वो वीक मोमेंट होता है व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग। तो उस वीक जजमेंट वाले समय से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो कंडेमिंग और क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी को ब्रिंगिंग समवन या सम सिनर ऑन गुड वे, राइट पाथ, दैट इज द मेन थिंग, और दैट शुड बी डन। वो करना चाहिए एज अ आवर अवेयरनेस कैन एल्यूर अस इनटू टचिंग द बेट एंड गेटिंग ट्रैप्ड। हम लोभ के उस पल में हो सकता है उन चीजों के प्रति आकर्षित हो जाएं और हम ट्रैप हो जाएं, हम उसमें फंस जाएं। तो ये आपको कहानी बताता है। मेटाफर का यूज किया है रेड ट्रैप। पूरा का पूरा चैप्टर जो है, आप कह रही थी, रेड ट्रैप जो है खुद एक मेटाफर है और वो ह्यूमन प्रेडिकामेंट को दर्शाने के लिए किया गया है। मानव की जो पूरी तरह से आप कहिए बर्बादी का जो सिचुएशन है वो किस लिए होता है, उसको दिखाने के लिए ये किया गया है। और जस्ट एज ए रैट इज फुल, जिस तरह से रैट बता ही दिया कि रैट जिस तरह से मूर्ख बनाया जाता है उन चीजों को दिखाकर, उसी तरह से हमारा आपका सिचुएशन भी बनता है। तो टाइटल भी आप कहेंगे, अगर टाइटल पर भी बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू कैन इजिली आंसर, ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अगर कहानी पढ़ने के क्रम में आपके अंदर कोई डाउट आया हो तो आप पूछिए। Has anyone guys? No, sir. अच्छे से लिख देंगे आंसर? Yes, sir. तो प्रेडिकामेंट का देखिए क्या होता है, मानव की हेल्पलेसनेस, रेस्टलेसनेस, पावरलेसनेस, ये सब जो आ जाता है कि जिसमें वो उस सिचुएशन में फंस जाता है, यही है उसकी बर्बादी का समय, वो है प्रेडिकामेंट। सबसे ज्यादा अगर किसी के कैरेक्टर को इसमें ऊंचा दर्शाया गया है तो वो है एडला का कैरेक्टर, क्योंकि एडला को दिखाया गया है कि किस तरह से वो एक दूसरे ह्यूमन बीइंग के अंदर की जो ह्यूमैनिटी है उसको बाहर निकालने में वो सक्षम हो पाती है और वो फाइनली अपने आप को एक रेड ट्रैप सेलर जो होता है, वो रेड ट्रैप सेलर को जिस रूप में उसको घर में लाया जाता है वो उस पोजीशन में अपने आप को पहुंचाता है। उसके अंदर की लेटेंट गुडनेस जो होती है वो कहीं ना कहीं
वो जग जाती है, उसकी मानवता जग जाती है और अल्टीमेटली वो अपने आप को रिफॉर्म कर पाता है। और वो रिफॉर्म कर पाता है किसकी वजह से? मान लीजिए कि अगर उसको निकाल दिया जाता है घर से, जिस तरह से वो बाद में वो भी तैयार हो गया, ठीक है हम अपने पुराने कपड़े लेके हम जा रहे हैं यहाँ से, कोई बात नहीं, चला जाता। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं उस आयरन मास्टर के किए गए व्यवहार की कहीं न कहीं वो चुभन ज़रूर रहती। वो बात उसके अंदर चुभती रहती और हो सकता है वो कहीं और सोचता, कुछ बदला लेने के लिए सोचता, कुछ ऐसी चीज़ सोच लेता। उस सिचुएशन से अगर उसको किसी चीज़ ने बचाया तो वो था एडला का बिहेवियर। और लास्ट में अपने आप को वो क्यों साइन करता है? तो ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन एस्टेल बिकॉज़ had he not been elevated to the rank of a captain he would not have escaped the world's rank. अगर वो इस पोजीशन पर आखिर वो उस घर में पहुंचा कैसे? तो वॉन एस्टेल के रूप में ही पहुंचा था। वॉन एस्टेल उसको समझा गया, तभी तो उसकी सारी कहानी ये सब आई सामने। अगर उसको वॉन एस्टेल नहीं समझा जाता, उस घर में वो नहीं पहुंचता, उसको एक तरह से देखा जाए अपमान नहीं होता, एडला का एक अच्छा रूप सामने देखने को नहीं मिलता, तो वो रेड ट्रैप सेलर ही रहता या और भी उसकी स्थिति खराब से खराब होती चली जाती। लेकिन जब उसके अंदर की मानवता जग जाती है, तब नाउ ही कुड चेंज हिमसेल्फ फॉर अ बेटर वन। तो इस वजह से ये जो है इम्पोर्टेंट है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एनी टाइम द मीटिंग विल